नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक बल प्रयोग और हमले से जुड़े कुछ मतलब अहम प्रावधान। जी हमारे सामने कानून के कुछ अंश हैं, धारा 131 से 135 तक, और हम इन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे आज। बिल्कुल। हमारा लक्ष्य है कि इन कानूनी धाराओं को आप कह सकते हैं सरल भाषा में खोलें। कब कोई साधारण मारपीट या धक्का मुक्की कानून की नजर में आती है और कब यही हरकतें ज्यादा गंभीर अपराध बन जाती हैं और इनमें सजा का क्या प्रावधान है। एक खास पहलू जिस पर हम गौर करेंगे वो है गंभीर और अचानक उत्तेजना की भूमिका। जी, ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन वाला पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है। हाँ, सुनने में ये कानूनी शब्द शायद थोड़े भारी लगें, लेकिन ये असल में रोजमर्रा की स्थितियों से जुड़े हो सकते हैं, है ना? बिल्कुल हो सकते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम विशिष्ट धाराओं में जाएं, क्या हम संक्षेप में ये समझ सकते हैं कि कानून हमला यानी असॉल्ट और आपराधिक बल प्रयोग यानी क्रिमिनल फोर्स में क्या फर्क दिखता है? क्योंकि ये शब्द बार बार आएंगे। हाँ, ये समझना जरूरी है। देखिए, कानून की भाषा में हमला का मतलब सिर्फ मारपीट ही नहीं है। अच्छा। जी, हमला तब भी हो सकता है जब कोई व्यक्ति कोई ऐसा इशारा करे या कोई ऐसी तैयारी करे जिससे सामने वाले को ये डर पैदा हो जाए कि भाई उस पर आपराधिक बल का प्रयोग होने वाला है। मतलब बल प्रयोग का डर पैदा करना भी हमला है। हाँ, बिल्कुल। जबकि आपराधिक बल प्रयोग तब होता है जब सच में मतलब फिजिकली किसी व्यक्ति पर बिना उसकी सहमति के बल का प्रयोग किया जाता है और किसी इरादे से। हाँ, किसी अपराध को करने के लिए या उस व्यक्ति को चोट, डर या परेशानी पहुंचाने के इरादे से। तो एक में डर है, दूसरे में वास्तविक बल प्रयोग। आज हम जिन धाराओं की बात कर रहे हैं वो इन दोनों ही स्थितियों को कवर करती हैं। जो शायद सबसे बुनियादी स्थिति को बताती है। जी, ये धारा कहती है कि अगर कोई व्यक्ति बिना गंभीर और अचानक उत्तेजना के किसी पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करता है तो उसे सजा हो सकती है। सजा कितनी है? 3 महीने तक की कैद या 1000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों। ये तो काफी कम सजा लगती है, खासकर आजकल के हिसाब से देखें तो। हाँ, कह सकते हैं। ये एक तरह से प्रारंभिक स्तर का प्रावधान है। ये सामान्य रोजमर्रा की कहासुनी या छोटी मोटी धक्का मुक्की जैसी स्थितियों पर लागू हो सकता है, जहाँ कोई गंभीर चोट या वैसा कोई इरादा शामिल ना हो। लेकिन इसमें जो गंभीर और अचानक उत्तेजना वाला हिस्सा है वो बहुत अहम है। हाँ, उस पर आते हैं। कानून ये मानता है कि अगर किसी व्यक्ति को अचानक और इतने गंभीर रूप से उकसाया गया कि उसने अपना आपा खो दिया, आत्मनियंत्रण खो दिया और हमला कर बैठा, तो उसकी सजा कम होनी चाहिए। लेकिन ये गंभीर और अचानक, कितना गंभीर कितना अचानक, क्या इसका कोई तय पैमाना है? नहीं, देखिए, इसका कोई गणितीय फॉर्मूला नहीं है। जी। धारा 131 का जो स्पष्टीकरण 2 है वो यही कहता है हाँ। कि उत्तेजना गंभीर और अचानक थी या नहीं, ये पूरी तरह से मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। कोर्ट देखेगी कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उकसावे की प्रकृति क्या थी और क्या एक सामान्य समझ वाला व्यक्ति ऐसी स्थिति में अपना आत्मनियंत्रण खो सकता था। मतलब हर मामला अपने आप में अलग होता है। ये तो हुई छूट की बात, लेकिन कानून ये भी पक्का करता है कि इस उत्तेजना वाले बचाव का गलत इस्तेमाल ना हो, है ना? बिल्कुल। तो स्पष्टीकरण 1 में कुछ ऐसी स्थितियां बताई गई हैं जहां ये बचाव मिलेगा ही नहीं, भले ही उत्तेजना हुई हो। बिल्कुल, ये अपवाद बहुत महत्वपूर्ण है और इनके पीछे ठोस कारण भी हैं। पहला अपवाद है अगर हमला करने वाले व्यक्ति ने खुद ही उस उत्तेजना को मतलब बहाने के तौर पर खोजा हो या पैदा किया हो। अच्छा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति पहले से ही किसी को पीटने का मन बना चुका है और फिर जानबूझकर ऐसी स्थिति बनाता है कि सामने वाला कुछ कहे और फिर ये उसे उत्तेजना का नाम देकर हमला कर दे। समझ गया। यानी आप खुद आग लगाकर फिर धुएं का बहाना नहीं बना सकते। सीधी सी बात है। सही कहा, बिल्कुल। दूसरा अपवाद है अगर उत्तेजना किसी ऐसी बात से मिली हो जो कानून के पालन में की गई हो, जैसे या किसी लोक सेवक द्वारा अपनी शक्तियों का कानूनी रूप से प्रयोग करते हुए की गई हो। उदाहरण के लिए, अगर कोई पुलिस अधिकारी कानूनी तौर पर किसी को गिरफ्तार कर रहा है और इस प्रक्रिया से उस व्यक्ति या उसके साथी को गुस्सा आता है, हाँ, और वो पुलिस पर हमला करता है, तो वो ये दलील नहीं दे सकता कि उसे उत्तेजना मिली थी। हाँ, ये तो जरूरी है। जी, कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले कामों को इस तरह के हमलों से सुरक्षित रखना जरूरी है। और तीसरा अपवाद क्या था? तीसरा अपवाद है
निजी रक्षा के अधिकार के कानूनी प्रयोग से जुड़ा हुआ। अगर कोई व्यक्ति कानून के दायरे में रहकर अपनी या किसी और की रक्षा कर रहा है और उसके इस काम से हमलावर को उत्तेजना मिलती है, तो हमलावर को सजा में कोई छूट नहीं मिलेगी। मतलब सेल्फ डिफेंस के एक्ट से अगर हमलावर उत्तेजित हो तो उसे छूट नहीं? जी नहीं, आप अपनी रक्षा कर रहे हैं, ये आपका अधिकार है और इससे किसी हमलावर को उत्तेजित होने का बहाना नहीं मिल सकता। ये तीनों अपवाद ये पक्का करते हैं कि उत्तेजना का बचाव केवल वास्तविक और अप्रत्याशित स्थितियों में ही मिले, न कि कानून तोड़ने या कानूनी प्रक्रिया में बाधा डालने के लिए। ये काफी विस्तृत और सोचा समझा प्रावधान लगता है। अच्छा, अब धारा 131 से आगे बढ़ते हैं। धारा 132 ये एक खास स्थिति की बात करती है, लोक सेवक पर हमला। जी, ये सामान्य हमले से कैसे अलग है और क्यों? धारा 132 तब लागू होती है जब हमला या आपराधिक बल प्रयोग किसी लोक सेवक पर उस समय किया जाता है जब वो अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हो। यानी ड्यूटी पर हो। हाँ, ड्यूटी पर हो, या फिर हमला इसलिए किया गया हो कि उसे कर्तव्य करने से रोका जाए या डराया जाए, या उसके द्वारा कर्तव्य में किए गए किसी काम के बदले में किया गया हो। तो यहाँ ना केवल हमला हो रहा है बल्कि एक तरह से राज्य के कामकाज में बाधा डालने जैसा है। हाँ, आप इसे इस तरह देख सकती हैं, बिल्कुल। इसके पीछे का तर्क ये है कि लोक सेवक, चाहे वो पुलिस अधिकारी हों, जज हों, सरकारी डॉक्टर हों या कोई और सरकारी कर्मचारी, वो समाज के लिए आवश्यक काम करते हैं। सही बात है। अगर उन्हें अपने कर्तव्य पालन के दौरान हमलों का डर रहेगा तो वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। हाँ, असर तो पड़ेगा। और इससे पूरी सार्वजनिक व्यवस्था और कानून का शासन कमजोर होता है। इसलिए कानून ऐसे हमलों को ज्यादा गंभीरता से लेता है। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये केवल व्यक्ति पर हमला नहीं, बल्कि उस व्यवस्था पर हमला है जिसका वो लोक सेवक प्रतिनिधित्व कर रहा है। और इसकी सजा भी निश्चित रूप से ज्यादा होगी। जी हाँ, धारा 132 के तहत दंड 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकता है। 2 साल तक? हाँ, ये धारा 131 की 3 महीने की कैद या 1000 रुपए जुर्माने के तुलना में काफी ज्यादा है। ये अंतर साफ दिखाता है कि कानून लोक सेवकों के संरक्षण को कितना महत्व देता है। हाँ, ये समझ आता है। चलिए अब अगली धारा 133 पर आते हैं। ये एक अलग तरह की गंभीरता की बात करती है। यहाँ इरादा मायने रखता है। ये अपमानित करने के इरादे से किए गए हमले के बारे में है। इसका क्या मतलब हुआ? जी, धारा 133 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग इस इरादे से करता है कि उस व्यक्ति को अपमानित किया जाए, डिसऑनर किया जाए। हाँ, डिसऑनर किया जाए, और ऐसा बिना गंभीर और अचानक उत्तेजना के किया जाता है, तो उसे सजा होगी। तो यहाँ चोट पहुंचाने से ज्यादा बेइज्जत करने का इरादा प्रमुख है। बिल्कुल। यहाँ अपराध का जो मूल तत्व है वो अपमानित करने का इरादा है। ये शारीरिक चोट से परे जाकर व्यक्ति की गरिमा, उसके सम्मान पर चोट करने का प्रयास है। कानून न सिर्फ शरीर की सुरक्षा करता है, बल्कि व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को भी महत्व देता है। लेकिन ये अपमानित करना, ये तो काफी सब्जेक्टिव हो सकता है। हाँ, कुछ हद तक है, पर कानून इसे सिर्फ महसूस होने वाली बात नहीं मानता। ये समाज में किसी की स्थिति को जानबूझकर गिराने का प्रयास हो सकता है। अच्छा, तो क्या इसे साबित करना मुश्किल नहीं होता होगा अदालतों में कि इरादा सिर्फ चोट पहुंचाने का नहीं बल्कि अपमानित करने का था? निश्चित रूप से इरादे को साबित करना हमेशा एक चुनौती होती है, क्योंकि ये तो अभियुक्त के मन की बात है। हाँ। इसे साबित करने के लिए अक्सर परिस्थितियों को देखा जाता है। क्या शब्द कहे गए, हमले का तरीका क्या था, सामाजिक संदर्भ क्या था। जैसे किसी को थप्पड़ मारना, ये शारीरिक चोट के साथ साथ अपमान का प्रतीक भी माना जा सकता है, खासकर अगर ये सबके सामने पब्लिकली किया गया हो। हाँ, सही है। कानून ये पहचानता है कि कुछ कार्य अपने स्वभाव से ही अपमानजनक होते हैं। और इस अपराध की सजा क्या है? धारा 133 के लिए भी सजा 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों है, ठीक वैसे ही जैसे धारा 132 लोक सेवक पर हमला के लिए थी। अच्छा, सेम सजा। जी, ये फिर से यही दिखाता है कि कानून व्यक्ति की गरिमा पर हमले को भी उतना ही गंभीर मान सकता है जितना कि लोक सेवक पर हमले को। दोनों ही मामलों में अधिकतम सजा 2 साल है। दिलचस्प है कि इरादे के आधार पर सजा इतनी बढ़ जाती है।
चलिए अब धारा 134 पर आते हैं। ये एक और विशिष्ट स्थिति से संबंधित है, चोरी के प्रयास के दौरान हमला। ये धारा तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करता है और ऐसा करते समय उसका इरादा उस व्यक्ति द्वारा पहनी गई या ले जाई जा रही किसी संपत्ति की चोरी करना होता है। जी। जैसे किसी के गले से चेन खींचना या पर्स छीनने की कोशिश में धक्का देना, इस तरह की चीजें। हाँ बिल्कुल, यहाँ हम अपराधों का एक संयोजन देख रहे हैं, है ना? एक तरफ व्यक्ति पर हमला या बल प्रयोग है और दूसरी तरफ संपत्ति छीनने यानी चोरी करने का प्रयास है। हाँ। कानून इस स्थिति को इसलिए गंभीरता से लेता है क्योंकि इसमें व्यक्ति की शारीरिक सुरक्षा और उसकी संपत्ति दोनों पर एक साथ खतरा पैदा होता है। इसमें ये शर्त क्यों है कि संपत्ति पहनी या ले जाई जा रही हो? मतलब अगर कोई घर में चोरी करते हुए पकड़ा जाए और फिर हमला करे तो वो इसमें नहीं आएगा। ये एक महत्वपूर्ण नुक्ता उठाया आपने। ये धारा विशेष रूप से उन स्थितियों के लिए है जहां संपत्ति सीधे व्यक्ति के शरीर से जुड़ी होती है या वो उसे लेकर चल रहा होता है। अच्छा। ऐसी स्थिति में चोरी का प्रयास अक्सर सीधे टकराव और हिंसा में बदल जाता है। घर में चोरी या लूट रॉबरी के दौरान हमला होने पर दूसरी धाराएं लागू हो सकती हैं जो शायद इससे भी ज्यादा सख्त हों। समझ गया। लेकिन धारा 134 खास तौर पर सड़क पर होने वाली छीना झपटी जैसी घटनाओं को संबोधित करती है जहां खतरा अचानक और सीधा होता है। और इसके लिए सजा फिर से 2 साल? जी हाँ, इसके लिए भी सजा वही है जो हमने धारा 132 और 133 में देखी। 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों। अच्छा। ये दिखाता है कि कानून इस तरह के संयुक्त अपराध को भी लोक सेवक पर हमले या अपमानित करने के इरादे से किए गए हमले जितना ही गंभीर मानता है। तो अब तक हमने देखा कि साधारण हमले धारा 131 की तुलना में लोक सेवक पर हमला 132, अपमानित करने के इरादे से हमला 133 और चोरी के प्रयास में हमला 134, इन तीनों स्थितियों में अधिकतम सजा 2 साल तक की कैद है। जी। अब हमारी चर्चा की अंतिम धारा 135 एक और इरादे की बात करती है, गलत तरीके से बंदी बनाने का प्रयास। धारा 135 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग इस इरादे से करता है कि उस व्यक्ति को गलत तरीके से बंदी बनाया जाए, wrongfully confined, तो उसे सजा होगी। पहले यह समझना होगा कि गलत तरीके से बंदी बनाना क्या है। देखिए, गलत तरीके से बंदी बनाना का मतलब है किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध गैर कानूनी रूप से एक निश्चित सीमा के अंदर रोक कर रखना। मतलब कहीं जाने से रोकना? हाँ, उसकी आवाजाही की स्वतंत्रता को बाधित करना। ये उसके एक कमरे में बंद करना हो सकता है या उसे किसी बिल्डिंग या इलाके से बाहर जाने से रोकना हो सकता है, जबकि ऐसा करने का आपके पास कोई कानूनी अधिकार न हो। ठीक है। धारा 135 तब लागू होती है जब इस बंदी बनाने के प्रयास में हमला या बल प्रयोग किया जाता है। मतलब शायद बंदी बनाना अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उस दिशा में कदम उठाते हुए हमला किया गया है। तो यहाँ भी इरादा महत्वपूर्ण है और उस इरादे को पूरा करने के लिए हमला किया जा रहा है। बिल्कुल। यहाँ हमला अपने आप में एक अपराध है, लेकिन ये एक और गंभीर अपराध यानी किसी की स्वतंत्रता छीनने के प्रयास से जुड़ा हुआ है। कानून इस संयोजन को पहचानता है और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये धारा इरादे और संबंधित कार्यों के बीच के संबंध को कैसे देखती है, ये उजागर करती है। इस अपराध के लिए सजा क्या है? क्या यह भी पिछले 3 मामलों की तरह है, 2 साल? नहीं, यहाँ थोड़ी भिन्नता है। धारा 135 के तहत सजा 1 साल तक की कैद या 5,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों है। ओह, ये दिलचस्प है। कैद की अवधि 1 साल, धारा 132, 133, 134 जो 2 साल थी से कम है। जी। लेकिन जुर्माने की राशि 5,000 रुपए तक, धारा 131 जो 1,000 रुपए तक थी से काफी ज्यादा है। इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? ये अनुमान लगाना तो मुश्किल है कि कानून बनाते समय सटीक क्या तर्क रहे होंगे, लेकिन कुछ संभावनाएं हो सकती हैं। हो सकता है कि कानून बनाने वालों ने किसी की स्वतंत्रता छीनने के प्रयास को लोक सेवक पर वास्तविक हमले या सफल अपमान या चोरी के प्रयास से थोड़ा कम गंभीर माना हो, इसलिए कैद कम रखी, लेकिन साथ ही जुर्माने की राशि बढ़ाकर ये संकेत दिया कि ये साधारण हमले धारा 131 से कहीं ज्यादा गंभीर मामला है। ये दिखाता है कि दंड तय करते समय अपराध की प्रकृति, इरादा और संभावित परिणाम, इन सभी चीजों का संतुलन बनाने की कोशिश की जाती है।
तो कुल मिलाकर इन 5 धाराओं 131 से 135 को देखने से ये स्पष्ट होता है कि कानून सिर्फ ये नहीं देखता कि धक्का दिया या हाथ उठाया, जी नहीं। बल्कि ये भी देखता है कि क्यों किया, किसके खिलाफ किया और किस इरादे से किया। एकदम सही। हमने देखा कि एक सामान्य हमला या बल प्रयोग धारा 131 की सजा कम है, लेकिन अगर वही काम किसी लोक सेवक के खिलाफ धारा 132 या किसी को बेइज्जत करने के इरादे से धारा 133 या चोरी के प्रयास में धारा 134 किया जाए तो सजा काफी बढ़ जाती है, 2 साल तक। और अगर इरादा गलत तरीके से बंदी बनाने का हो, धारा 135, तो सजा 1 साल तक की है, लेकिन जुर्माना ज्यादा हो सकता है। और हमने गंभीर और अचानक उत्तेजना की भूमिका को भी समझा। ये सजा कम कर सकती है, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं हैं और इसका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। जी। ये दिखाता है कि कानून मानवीय भावनाओं को कुछ हद तक मान्यता देता है, लेकिन व्यवस्था और दूसरों के अधिकारों को सबसे ऊपर रखता है।